नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर क्लास में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज क्या रहा खास और जो तमाम परीक्षाओं के लिए हम लोग के लिए साबित होगा लाभ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ, आप लोग का समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने आपको पहले ही समझाया था कि यूसीसी के संबंध में कल के क्लास में समझाता है। खैर थोड़ा सा यूसीसी समझ लेते हैं। जो यूसीसी उत्तराखंड में सबसे पहला राज्य है जो कि उत्तराखंड सरकार ने लागू किया यूसीसी कानून को। वहीं गोवा की बात करें तो गोवा में पहले से यूसीसी लागू है। आप सोच रहे हैं कि पहले से लागू है का तात्पर्य क्या है? वहाँ पुर्तगालियों का शासन था पहले गोवा में, तो उन्होंने ही यूसीसी को लागू किया था। जबकि उत्तराखंड जो है सो पहला राज्य है जो अपने विधेयक को पारित करके यूसीसी को लागू किया है। ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड लागू तो यूसीसी किया, लेकिन उसमें अनुसूचित जनजाति को यूसीसी से अलग रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि वो अभी आम लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहे, उसका अलग ही एक कल्चर है। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड ने लागू नहीं किया था। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, गुजरात सरकार ने यूसीसी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये बिल्कुल सही बात है। अब गुजरात सरकार भी उत्तराखंड को देखते हुए यूसीसी कानून को लाना चाहती है। इसको लेके जो है सो एक समिति का गठन किया है। उस समिति में रंजना देसाई जो कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, उनकी कमेटी बनाई गई है। उनके साथ 4 सदस्यीय टीम भी रहेंगे साथ में। वो जो है सो गुजरात में यूसीसी को लागू किया जाए इसको ध्यान में रखते हुए उनकी अध्यक्षता बनाई गई है। इस समिति की अध्यक्षता भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं। देखिए, सेवानिवृत्त न्यायाधीश तो हैं लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यूसीसी का क्रियान्वयन गुजरात की आदिवासी समुदायों को प्रभावित करेगा? बिल्कुल नहीं। यूसीसी से आदिवासी को दूर रखा जा रहा है क्योंकि आदिवासी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है और अनुसूचित जनजाति पे यूसीसी लागू नहीं किया जाएगा, इसलिए यह आंसर भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक, यानी केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आक्रामक वित्तीय समेकन के संभावित परिणामों में से कौन कौन से हो सकते हैं? देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सरकारी खर्च में कमी, आर्थिक वृद्धि में गिरावट, सामाजिक कल्याण लाभों में वृद्धि। देखिए, आक्रामक वित्तीय समेकन की बात कर रहा है, अर्थात जो है सो वो चाहता है, सरकार का कहने का मतलब है कि वो कम से कम खर्च करे और अपने फाइनेंस को बढ़ाए और घाटा को कम करे, अपने राजकोषीय घाटा जो भी हो उसको कम करने की बात कर रहा है। जिसमें सरकारी खर्च में कमी करेगा तभी तो राजकोषीय घाटा को कम किया जाता है। आर्थिक लाभ में गिरावट बिल्कुल नहीं, आर्थिक लाभ में जो है वृद्धि करना होगा। सामाजिक कल्याण लाभों में वृद्धि, सामाजिक कल्याण लाभों में वृद्धि से कोई मतलब नहीं। सामाजिक कल्याण लाभों में वृद्धि करेगा तो फिर वो घाटा ज़्यादा हो जाएगा, इसको ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन ये 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी सही आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट, नेशनल कैंसर ग्रिड ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सामूहिक खरीद के माध्यम से कैंसर दवाओं की लागत को कम करना, बिल्कुल सही बात है। ध्यान दीजिएगा कि अभी बजट आया था 1 फरवरी को, उसमें देखे होंगे आप कि कैंसर की दवाओं को लेकर सरकार ने आवाज़ उठाया तो उस पर टैक्स भी कमाया गया है ताकि जो है कैंसर की दवा सस्ते में प्रोवाइड हो। स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च को जीडीपी के 5% तक बढ़ाना, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। आयुष्मान भारत को एक नए बीमा मॉडल से बदलना, ये भी कोई मतलब नहीं है। ग्रामीण भारत में निजी अस्पतालों की पहुंच का विस्तार करना। तो नेशनल कैंसर ग्रिड का ये सही आंसर हो जाएगा, सामूहिक खरीद के माध्यम से कैंसर दवा की लागत को कम करना, यह सरकार का लक्ष्य है। नेक्स्ट, बिगर देन नाइबोर नीतियों को सही रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? वे आर्थिक नीतियाँ जो एक देश को अन्य देशों की हानि पर लाभ पहुंचाती है, बिल्कुल सही बात है। वे नीतियाँ जो स्थानीय आर्थिक विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, बिल्कुल भी नहीं। वे रणनीतियाँ जो देशों को वैश्विक व्यापार साझेदारियों को मजबूत करने में मदद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वे उपाय जो किसी राष्ट्र के भीतर धन असमानताओं को कम करने के उद्देश्य को लागू किए जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पड़ोसी की बात कर रहा है। जो पड़ोसी में अगर वित्तीय कोई संकट हो तो उसको कैसे देगा? तो
तो उसकी हम लोग मदद करके ही कर सकते हैं। अगर मदद कर दे तो उसको, मान लीजिए कोई पड़ोसी में कोई वित्तीय दिक्कत आ गया, जैसे कि हम लोग के हाल ही में श्रीलंका के पड़ोसी में देखे होंगे, बांग्लादेश में देखे होंगे कि काफ़ी, नेपाल में भी मतलब फाइनेंशियल दिक्कत आते रहता है, और पाकिस्तान के तो खैर स्पेशली है ही उस दिक्कत वाला। तो इन लोग को दिक्कत होती है, सरकार अपना जो है बजट जब भी जारी करते हैं तो इन लोग के साथ में भी बजट को लेके कुछ पैसा जारी करते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पैसा जारी करते हैं, जिससे हमारा पड़ोसी मुल्क भी अच्छे से चले, ताकि हम लोग यहाँ परेशानी नहीं हो। आप सोच रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क अच्छा चले, हम लोग की परेशानी से कैसे दूर होते हैं। मान लीजिए कोई मतलब रोहिंग्या मुसलमान हो जो पड़ोसी से हम लोग के भारत में आता है, अगर उसका भी फाइनेंशियल सही रहेगा तो भारत में आके तंग नहीं करेगा। उसी तरह पड़ोसी हम लोग का सही रहे तो भारत भी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, पड़ोसी को साथ में ले। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार जो है सो लाती है। तो ये आर्थिक नीतियाँ जो एक देश को अन्य देशों की हानि पर लाभ पहुंचाती है, वो जो है बिगेस्ट नाइबर की नीति को रूप से परिभाषित किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ध्यान जाएगा, ये एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप की बात कर रहा है। ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यह चिली में बनाया जा रहा है। चिली में एक जगह है सेरे आलमजोस पर्वत, उस चोटी पे बनाया जा रहा है। इसका हो जाएगा अटाकामा रेगिस्तान, चिली। बिल्कुल सही बात है, अटाकामा रेगिस्तान चिली में बनाया जा रहा है, और पर्वत का नाम है सेरो आर्माजोन्स। उस पर्वत पे बनाया जा रहा है। और यह निर्माण कौन कर रहा है? तो निर्माण कर रहा है यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो चिली में जो वेधशाला निर्माण किया जा रहा है, अर्थात एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप जो निर्माण किया जा रहा है, वह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह निर्माण किया जा रहा है दक्षिणी यूरोपीय वेधशाला के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं? देख लेते हैं लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वही मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वित्तीय स्रोत कौन कौन से हैं? आप लोग ध्यान दें होंगे, कल ही हमने क्वेश्चन बताया था कि WHO से अमेरिका जो हाल ही में वो अलग हो गया। ये अलग हो गया मतलब निकल गया WHO से। वो किस लिए? वो जब ट्रंप जब भी रहते हैं वो निकल जाते हैं। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्योंकि वो जब पिछले टर्म में भी थे तो वो कोरोना के समय में जब चीन को मान्यता नहीं दिया गया था कि यही फैला है, तो WHO से ट्रंप बाहर निकल गए थे, अमेरिका को बाहर निकाले। लेकिन बाइडन आते ही जो है WHO में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर से ही ट्रंप आए और WHO से एग्जिस्ट कर गए हैं। तो सदस्य देशों द्वारा दिया गया अंशदान, बिल्कुल सही है, अंशदान सदस्य देशों द्वारा ही दिया जाता है, तभी WHO चल पाता है। और दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग, संगठनों और परोपकारियों द्वारा स्वैच्छिक योगदान। बिल्कुल, कुछ संगठन लोग जो है सो WHO को फंड देते रहते हैं, जिससे कि WHO आसानी से और अच्छी तरीके से चल सके और देशों पे ध्यान देते रहे स्वास्थ्य क्षेत्र में। WHO द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं से उत्पन्न राजस्व, नहीं, WHO से ऐसा कोई मतलब नहीं कि इससे राजस्व उत्पन्न होते रहे। यानी 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, आर्थिक शब्द यानी राजकोषीय संकुचन का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा, ये राजकोषीय संकुचन की बात कर रहा है। राजकोषीय घाटे का जानबूझकर कम करना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाना। देखिए, जब राजकोषीय संकुचन की बात कर रहा है तो खर्च बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। केंद्रीय बैंकों द्वारा ऋण की उपलब्धता का विस्तार, ऋण की उपलब्ध, अगर मान लीजिए ऋण ज़्यादा बांटेगा तो कैसे जो है सो संकुचन होगा? तो फैलाव होगा, इसको ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सामाजिक कल्याण व्यय में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटे को जानबूझकर कम करना है। संकुचन का मतलब ही होता है कि मान लीजिए हम लोग खुद ही कहते हैं कि कुछ संकुचित हो गया, अर्थात दब गया यानी सिकुड़ गया, तो यानी कम हो गया, तो सब कम करने से ही कम होगा, ना कि बढ़ाने से कम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य का विभाजन कर, निम्नलिखित में से किस राज्य का विभाज्य
कर पुल यानी डिविजिबल टैक्स पुल में हिस्सा वर्षों में घटा है? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब देखे होंगे कि बजट में अभी बिहार पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। पिछला बजट में भी देखेंगे बिहार को ज़्यादा मिला है। इस बार के बजट जो 1 फरवरी 2025 को है, इसमें भी देखेंगे कि बिहार को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। मिलता सबको लाभ है, लेकिन बिहार को थोड़ा सा सबके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। तो वही पूछ रहा है कि कम किसको मिल रहा है? तो कम इस बार जो है निम्नलिखित किस राज्य के विभाजक कर यानी पूल में हिस्सा वर्षों में घटा? तो कर्नाटक का जो है कुछ वर्षों से घटा है। ऐसा नहीं कि उसे दिया ही नहीं जा रहा, घटा थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पीएम सूर्य घर योजना जो लाया गया, इसका लक्ष्य है सरकार का, इसके तहत जो 40% तक सब्सिडी दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ परिवारों तक पीएम सूर्य घर योजना को पहुंचाना। इसके तहत जो है सो मुफ्त बिजली पहुंचाया जाए, 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली मिल पाए। इस सरकार का लक्ष्य है, जो 40% सब्सिडी तक सरकार देती है। तो देख लेते हैं इसका बिजली का लक्ष्य क्या है। आवासीय उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण परिवार को मुफ्त बिजली प्रदान करना, ये बिल्कुल नहीं है। सौर ऊर्जा निर्यात के माध्यम से सरकारी राजस्व बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाना, इस सौर ऊर्जा से परमाणु क्षमता कोई मतलब ही नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आवासीय उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय विषाक्तता शब्द का क्या अर्थ है? हाँ, देख लेते हैं क्या अर्थ है। चिकित्सा खर्चों के कारण रोगियों पर पड़ने वाला उच्च आर्थिक बोझ, निजी अस्पतालों की वित्तीय अस्थिरता, आर्थिक संकट के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य निधि का पतन, अत्यधिक स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी के कारण कर राजस्व में गिरावट। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा खर्चों के कारण रोगियों पर पड़ने वाला उच्च आर्थिक बोझ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय विषाक्तता की बात कर रहा है, तो वित्तीय विषाक्तता के कारण चिकित्सा खर्चों के कारण रोगियों पर पड़ने वाला उच्च आर्थिक बोझ है। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने हाल ही में अवैध भारतीय प्रवासियों को किस परिवहन माध्यम से निर्वासित किया है? आपको हमने कल ही समझाया था कि अमेरिका में प्रवासी जो अमेरिकी है, यानी अमेरिका में अवैध रूप से लोग आ गए हैं, उसको निकालने की एक मुहिम चला रही है अमेरिकी सरकार। हम भारत में भी देखे होंगे कि भारत सरकार चलाते रहती है कि डिटेंशन कैंप में रख दे, तो इधर रख दे उधर रख दे, क्योंकि एक अप्रवासी बहुत ही समस्या होता है। क्योंकि भारत में देखिएगा रोहिंग्या मुसलमान आके तंग कर देते हैं, और भी सारा अप्रवासी है जो कि परेशान करते रहते हैं। भारत खुद ही एक जनसंख्या से परेशान है, और बाहरी लोग आके और परेशान कर रहे हैं, तो इसके लिए सरकार परेशान रहती है। उसी तरह अमेरिका में देखिएगा जो नियरेस्ट में कनाडा है, जो उत्तर में है, और देखिएगा दक्षिण से मैक्सिको है, उससे अवैध रूप से लोग आते रहते हैं। आप सोच रहे हैं कि भारत से अवैध रूप से कैसे चलेंगे? तो डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाके अवैध रूप जो भारत से जाने वाले होते कर दे के हैं मैक्सिको चले जाते हैं, और मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, कनाडा से अमेरिका चले जाते हैं। तो कुछ इलीगल तरीके से चले गए हैं, तो उसको अमेरिकी सरकार ने कहा कि भारत सरकार को ले आने के लिए, तो भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके तहत अमेरिका ने अपना एक जहाज भेजा है, जिसके तहत वो कौन सा जहाज भेजा? तो एक सैन्य विमान भेजा है। सैन्य विमान के तहत अमेरिका जो है सो भारत के जो प्रवासी लोग हैं जो अवैध रूप से चले गए, उसको भेजने का काम चल रहा है, और वो जल्द ही नहीं, आज आ ही जाएंगे जल्द से जल्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य विमान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिका के WHO से हटने के बाद वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों को नया स्वरूप देने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया था? ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। देखिएगा, अमेरिका जब WHO से हट गया, तो वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों नए स्वरूप देने में प्रमुख भागीदारी उल्लेखित नहीं किया। वो जर्मनी जो है सो भी जो है सो अब उल्लेखित
नहीं करती है। नेक्स्ट, भारत की आंगनवाड़ी प्रणाली में प्रारंभिक साक्षरता और संख्यात्मकता को लेकर प्रमुख चिंता क्या उठाई गई है? ध्यान दीजिएगा, ये आंगनबाड़ी की बात कर रहा है। आंगनबाड़ी को लेके क्या प्रमुख चिंता उठाई गई है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑप्शन चूज कर लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कम वेतन पर काम करते हैं और अत्यधिक बोझ से ग्रस्त है। बिल्कुल सही बात है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पेमेंट मिलता ही कितना है, थोड़ा बहुत मिलता है और छोटे छोटे बच्चों को जो है संभालते रहते हैं, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है सो अधिक बोझ रहता है। भारत में FLN की कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। बिल्कुल बात सही नहीं है। निजी स्कूल FLN प्रदान करने में अत्यधिक प्रभावी है, ऐसा भी नहीं है। यह प्रणाली पूरी तरह से निजीकरण पर निर्भर है, ऐसा भी नहीं। यानी इसका सही आंसर हो ऑप्शन ए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कम वेतन पर काम करते हैं और अत्यधिक बोझ से परेशान रहते हैं। नेक्स्ट, राजकोषीय समेकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट को कम करना, कल्याणकारी कार्यक्रमों पर सरकारी खर्च बढ़ाना, मुद्रा अवमूल्यन करेंसी डिवैल्यूएशन के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना, सरकारी परियोजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन करना। देखिए, यहाँ राजकोषीय समेकन की बात कर रहा है, तो राजकोषीय समेकन में करेंसी डिवैल्यूएशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो राजकोषीय प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटे यानी फिजिकल डेफिसिट को कम करना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। वहीं बात किया जाए जो 1950 से 51 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उस समय इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति को पहली बार चीफ गेस्ट के रूप में भारत बुलाया गया था। तो आज का करंट अफेयर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा उम्मीद करते हैं, और हम लोग रेगुलर क्लास करते रहेंगे जिससे आप लोग का करंट अफेयर क्लास बेहतर ढंग से चलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।